कुछ सालों पहले एक वेब सीरीज आई और लगभग पूरा भारत 1992 में हुए इस एक स्कैम के बारे में बात करने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1992 का स्कैम भारत में हुए शीर्ष 5 स्कैम्स की सूची में भी जगह नहीं बना पाया है। तो आज हम भारतीय इतिहास के कुछ सबसे बड़े स्कैम्स, उनके पीछे के मास्टरमाइंड और इन स्कैम्स का आखिरकार पर्दाफाश कैसे हुआ, इन कहानियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एपिसोड को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको भारत के 10 सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में बताऊंगा और आखिर के 2 स्कैम बहुत चौंकाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा स्कैम नंबर 1 है कोयला आवंटन घोटाला। कोल स्कैम, उदाहरण लीजिए कोल स्कैम। ये कोयला घोटाला मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि उन्होंने यहां तक घोषणा कर दी थी कि अगर ये साबित होता है तो वह इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इस भ्रष्टाचार ने सरकार की जेब से 1,86,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। Supreme Court will hear former Prime Minister Manmohan Singh's plea challenging the summons issued to him in the coal block allocation scam. But when an effort is made to say it in numbers, it's a shocking 1,86,000 crores. कोयला आवंटन में 1,86,000 करोड़ की लूट। भारत में बहुत सारा कोयला है जो बिजली और अन्य ईंधन उद्योगों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सरकार इस कोयले के अधिकांश हिस्से की मालिक है और कोयले के खनन यानी माइनिंग और इसका उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों को आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है। तो गलत क्या हुआ? अब हुआ यह कि आमतौर पर कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस माइनिंग अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे, यानी कंपटीशन करेंगे, ताकि देश को हमारे पास मौजूद संसाधनों का अच्छा मूल्य मिल सके। लेकिन यहाँ निष्पक्ष और ओपन कंपटीशन की बजाय कथित तौर पर बिना किसी बिडिंग प्रोसेस यानी बोली प्रक्रिया के कोयला अधिकार कंपनियों को दे दिए गए। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ कंपनियों को उनके कंपीट किए बिना ही बहुत कम कीमत पर मूल्यवान कोयला संसाधन प्राप्त हुए। देयर वाज नो कंपटीशन। तो इस अनुचित लाभ से यह संदेह पैदा हुआ कि कुछ अधिकारियों और कंपनियों ने गुप्त सौदे किए और सस्ती कीमत पर कोल माइनिंग प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट अपनाए। 2012 में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने चिंता जताई कि सरकार को कोयला आवंटन अवधि यानी 1992 से 2012 के बीच लगभग 10.6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। बाद में उन्होंने इस घाटे को 1.8 लाख करोड़ रुपए में बदल दिया, जिससे यह घोटाला और भी बड़ा हो गया। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों थी? कोयला एक पब्लिक रिसोर्स था, जिसका अर्थ है कि यह देश में सभी का है। जब इसे गलत तरीके से आवंटित किया जाता है तो इससे जनता को नुकसान होता है और केवल कुछ लोगों का लाभ होता है, और सरकार को इतना पैसा खोना पड़ता है कि जिसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीबीआई की जांच में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य वरिष्ठ आईएएस जैसे शीर्ष अधिकारियों को भी कई मामलों में से एक में दोषी ठहराया गया था। दरअसल इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी दोषी ठहराया गया था। अब हम समझ सकते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैसी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है, और इससे पता चलता है कि चीजों का स्पष्ट रिकॉर्ड रखना कितना महत्वपूर्ण है। और हमारा स्कैम नंबर 2 है 2G घोटाला। ये बहुत प्रसिद्ध है। 2008 में सरकार को टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस जारी करना था, जो उन्हें मोबाइल नेटवर्क के लिए 2GS रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने की अनुमति देगा। आमतौर पर इन लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए बोली लगाई जाती है, जिससे कंपटीशन में उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। लेकिन खुली नीलामी आयोजित करने की बजाय अधिकारियों ने कथित तौर पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुछ कंपनियों को बहुत कम पुरानी कीमत पर लाइसेंस दे दिए। इससे संदेह पैदा हुआ कि अधिकारियों ने जानबूझकर विशिष्ट कंपनियों का पक्ष लिया। उन्हें उनकी कीमत से कहीं कम कीमत पर मूल्यवान लाइसेंस दे दिए गए। इसलिए कोई कंपटीशन नहीं था, इसे केवल अधिकारियों द्वारा विशिष्ट कंपनियों को दिया गया और सरकार को 1.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिससे भारत में दूसरा सबसे बड़ा घोटाला बन गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सालों के कोर्टरूम ड्रामे के बाद जारी किए गए 122 लाइसेंस रद्द कर दिए और इस मामले में सीबीआई जांच अभी भी जारी है। और हमारा स्कैम नंबर 3 है कॉमनवेल्थ खेल घोटाला। अब आप सोचेंगे कि 2G घोटाले से बुरा और क्या हो सकता है। खैर, खुद को संभालिए, क्योंकि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम घोटाला भी कुछ कम नहीं था। इस घोटाले में भारत सरकार को करीब 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और गेम्स शुरू होने से पहले ही स्कैम शुरू हो गए थे।
राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है और इसकी मेजबानी के लिए सुविधाओं के निर्माण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा बजट आवंटित किया कि खेल के लिए सब कुछ शीर्ष स्तर का होना चाहिए। आयोजन के लिए आवंटित बजट 11,500 करोड़ का था, लेकिन सरकार ने 70,000 करोड़ खर्च किए। कथित तौर पर अधिकारियों ने धन का दुरुपयोग किया। उन्होंने खेल उपकरण, बुनियादी ढांचे और यहां तक कि सेवाओं जैसी चीजों के लिए अधिक शुल्क लिया। उदाहरण के लिए जो चीजें एक निश्चित कीमत पर खरीदी जा सकती थी, उन्हें दुगनी तिगुनी कीमत पर खरीदा जा रहा था। टाइमिंग और स्कोरिंग उपकरण का ठेका स्विस नामक कंपनी को 141 करोड़ रुपए में दिया गया था, लेकिन वास्तविक अनुबंध केवल 47 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा सार्वजनिक धन को ऑर्गेनाइज कमेटी के सदस्यों के लिए लग्जरी आइटम्स, एकोमोडेशन एंड अदर नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस पर खर्च किया गया था। यह नोट कीजिए कि इसे आयोजन समिति के सदस्यों के लिए खर्च किया था, खिलाड़ियों के लिए नहीं। दरअसल ऐसी कंपनी को भुगतान किया गया जिनका अस्तित्व ही नहीं था। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों थी? जी, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय था और इस भ्रष्टाचार घोटाले ने देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा किया था। और हमारा स्कैम नंबर 4 है केतन पारेख घोटाला। केतन पारेख एक स्टॉक ब्रोकर थे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे। वे शेयर बाजार में बड़े कदम उठाने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे और उन्हें स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता था। तो यह घोटाला किस बारे में था? उन्होंने बम्प एंड डंप नामक रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने खास शेयरों का चयन किया, अक्सर छोटी कंपनियों या कम कीमत के शेयर, और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया, जिससे मांग बढ़ी। इसलिए अन्य लोगों ने भी वही स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया, जिससे कीमत बहुत तेजी से बढ़ी। चूंकि कीमतें पहले से ही बढ़ गई थी, केतन पारेख के सहयोगियों ने डैश शेयर भारी कीमतों पर बेच दिए। अब चूंकि उन्होंने बड़ी मात्रा में शेयर बेचे तो स्टॉक की कीमत गिर गई, और स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने के लिए उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संसाधनों से उधार ली गई धनराशि का उपयोग किया। फिर उन्होंने उस पैसे से स्टॉक की कीमतों को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए निर्देशित किया और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर को अपने शेयरों में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने सर्कुलर ट्रेडिंग शुरू की। एक ऐसी विधि जहां व्यापारी कुछ स्टॉक खरीदता है, उन्हें बी को बेचता है और बी आगे सी को बेचता है, और ये श्रृंखला इसी तरह चलती रहती है, जो दर्शाती है फॉल्स इमेज ऑफ स्टॉक ग्रोथ। अब जल्द ही वह बहुत लालची हो गया और बड़े पैमाने पर स्टॉक की कीमतें बढ़ाने के लिए अधिक धन प्राप्त करना चाहता था, और आखिरकार मुंबई बैंक ऑफ इंडिया ने शिकायत दर्ज की कि उसने उन्हें 1.37 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। और जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो पाया गया कि उसने 40,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। हालांकि बाद में पारेख को शेयर ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2009 में आरोप लगाया कि पारेख की ओर से कई कंपनियां और अन्य लोग ट्रेडिंग कर रहे थे। जांच शुरू हुई और उस जांच के परिणाम स्वरूप 26 संस्थाओं को ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया। 9 मार्च 2014 में उन्हें बॉम्बे में एक विशेष सीबीआई अदालत ने धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया और 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अब आता है हमारा स्कैम नंबर 5। यह है DHFL घोटाला। DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक बिग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी जो पूरे भारत में लोगों को हाउसिंग लोन प्रदान करती थी। इस पर एक ऐसी कंपनी के रूप में भरोसा किया गया था जो लोगों को किफायती घर दिलाने में मदद कर रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। तो वास्तव में हुआ ये कि फाउंडर्स कपिल और धीरज वर्धावन ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी 66 कंपनियों को 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की। इसका मतलब यह है कि ये वास्तव में हाउसिंग लोन के लिए इसका उपयोग करने के बजाय इन कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन खुद को वापस भेजते थे। अब उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? दोनों भाई 87 फर्जी कंपनियों का नेटवर्क संचालित करते थे, और ये वे कंपनियां थी जो केवल कागजों पर मौजूद थी, लेकिन वे वास्तव में कोई रियल बिजनेस ऑपरेशन नहीं करती थी। देश में सामने आए सबसे बड़े बैंक घोटाले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेट के प्रमोटरों और कई अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इस मामले में वर्धावन बंधु ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके 11,000 करोड़ रुपए को अपने निजी इस्तेमाल के लिए रीडायरेक्ट किया। उन्होंने DHFL पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाया। The biggest bank scam unearthed in the country, the Union Bank of India filed an FIR against the promoters of Dewan Housing Finance Corporate and several others. और KPMG नाम की एक फर्म के ऑडिट के दौरान ये धोखाधड़ी सामने आई,
जिसमें 2016 से 2019 तक DHFL के खाते की समीक्षा की गई। जब सीबीआई ने 2019 में जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि DHFL ने लाखों का फर्जीवाड़ा किया था और कंपनियों ने ऋण के लिए सरकारी सब्सिडी का दावा करने के लिए वास्तविक ग्राहक डेटा वाले इन नकली खातों का उपयोग किया, जिसने उन्हें और 1,880 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। एक बार जब यह बड़ा घोटाला उजागर हुआ तो वधावन बंधुओं को स्पष्ट रूप से गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा और DHFL को अंततः भंग कर दिया गया, क्योंकि इसे अब एक भरोसेमंद फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में नहीं देखा जाता। और 34,000 करोड़ से अधिक के घोटाले ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर लोगों के भरोसे को गंभीर रूप से प्रभावित भी किया। वधावन बंधु अभी जेल में हैं और केस अदालत में चल रहा है। अब आता है हमारा स्कैम नंबर 6, स्टाम्प पेपर घोटाला। जी हां, स्टाम्प पेपर से हुआ हजारों करोड़ का घोटाला। अब्दुल करीम तेलगी एक व्यापारी था जिसने नकली पासपोर्ट और दस्तावेज बनाने से शुरुआत की थी। शुरुआत में वह भारत से श्रमिकों को सऊदी अरब भेजता था, लेकिन जल्द ही वह नकली स्टाम्प पेपर बनाने का उसका यह काम बिगर फ्रॉड में बदल गया। उन्होंने महत्वपूर्ण स्टाम्प पेपरों की आर्टिफिशियल कॉपी पैदा करने में मदद करने के लिए सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी और कमी के कारण मांग बढ़ गई, जिससे उन्हें फिर से भारत भर के कई राज्यों में अपने स्वयं के बनाए स्टाम्प पेपर की आपूर्ति करने में मदद मिली। यहां तक कि उन्हें सरकारी मशीनरी और प्रिंटिंग मटेरियल तक भी पहुंच मिल गई थी, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले नकली टिकट बनाने में मदद मिली, जो लगभग असली के समान ही दिखते थे। नकली स्टैम्प पेपर का यह कारोबार 1992 से लेकर 2003 लगभग 11 साल तक चला, जिससे सरकार को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिर वो पकड़ा कैसे गया? अब हुआ यह कि साल 2000 में 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल इन फर्जी स्टाम्प पेपरों के साथ ट्रैवल करते हुए पकड़े गए। उनको गिरफ्तार कर जब अच्छे से पूछताछ की गई तो उन्होंने तेलगी का नाम बताया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानते ही वर्षों से पुलिस की निगरानी में यह कैंप चला रहा था, जिसके लिए पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन सौभाग्य से इस बार उन पर मुकदमा चलाया गया और 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई और भारी जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक अकेले आदमी ने सरकारी अधिकारियों के सहयोग से पूरे देश को एक दशक तक बेवकूफ बनाया। अब आता है हमारा स्कैम नंबर 7, एबीजी शिपयार्ड घोटाला। एबीजी शिपयार्ड एक शिपिंग बिल्डिंग कंपनी है जिसने अपने ऑपरेशंस के फ्रॉड के लिए 28 बैंकों से बड़े पैमाने पर लोन लिया, लेकिन कंपनीज ने कर्ज चुकाने के बजाय फंड को दूसरे कामों में लगा दिया, जिससे उन बैंकों को 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लगभग 22,800 करोड़ रुपए। Rupees 22,800 crores. Well, that's the amount that banks have lost in the ABG shipyard fraud. खैर, ये वह रकम है जो बैंकों को एबीजी शिपयार्ड के मोर्चे पर गंवानी पड़ी। 2013 में उन्होंने लोन पर भुगतान करना बंद कर दिया और खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, यानी पिछले 90 दिनों में बैंक को कोई भुगतान नहीं मिला था। 2019 में भारतीय स्टेट बैंक ने एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें यह कहा गया कि एबीजी शिपयार्ड ने इच्छित उद्देश्य के लिए धन का उपयोग नहीं किया था, इसकी बजाय वे फंड को एबीजी से संबंधित अन्य कंपनियों में भेज रहे थे, जिससे पता चलता है कि फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक एबीजी शिपयार्ड पर कई बैंकों की बड़ी मात्रा में पैसा बकाया था। एसबीआई बैंक के लिए 2,925 करोड़, आईसीआई बैंक के लिए 7,079 करोड़, आईडीबीआई बैंक के लिए 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 1,614 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक के लिए 1,244 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए 1,228 करोड़। दरअसल ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी अलग से मामला दर्ज किया था। हमारा स्कैम नंबर 8, सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम कंप्यूटर्स एक समय भारत की शीर्ष आईटी कंपनियों में से एक थी, जिसकी रैपिड ग्रोथ और सफलता के लिए प्रशंसा की जाती थी। लेकिन 2009 में कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन रामलिंगा राजू ने स्वीकार किया कि कंपनी की सफलता काफी हद तक नकली थी। 2003 से शुरू करके कंपनी को वास्तव में उससे अधिक लाभदायक दिखाने के लिए सत्यम के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में बदलाव करना शुरू किया। He used to several tricks to create the solution. नकली बिक्री और कमाई। उन्होंने रेवेन्यू नंबर्स और प्रोजेक्ट्स को केवल कागजों पर बढ़ाया। और नंबर 2, नॉन एग्जिस्टेंस क्लाइंट्स। उसने नकली ग्राहक और चालान बनाए जैसे कि वे कोई सेवा खरीद रहे हों। नंबर 3, फर्जी बैंक खाते और कर्मचारी। कंपनी को बड़ा दिखाने के लिए उसने फर्जी बैंक खाते बनाए और फर्जी कर्मचारी भी जोड़े।
इससे प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की गलत धारणा पैदा हुई, जिसने अधिक निवेशकों को आकर्षित किया और इससे सत्यम के शेयरों की कीमतें बढ़ गई। ये खेल वर्षों तक जारी रहा, जब तक कि उद्योग में गिरावट के कारण सत्यम पर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं पड़ा। निवेशकों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया और राजू अब इस भ्रम में नहीं रह सकता था। आखिरकार 2009 में उसने कंपनी के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और लगभग 13,000 करोड़ की हेराफेरी करने की बात कबूल कर ली। उन्होंने धोखाधड़ी की पूरी जिम्मेदारी ली और उन्हें 10 अन्य लोगों के साथ अदालत में दोषी पाया गया। अब आता है हमारा स्कैम नंबर 9, नीरव मोदी घोटाला। नाउ दिस इज अ फेमस वन। नीरव मोदी गुजरात के मशहूर ज्वेलर और डिजाइनर हैं। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, जो भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए अपने कनेक्शन और प्रभाव का इस्तेमाल किया। नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों की ओर से अनऑथराइज्ड लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी LOU जारी करने के लिए कुछ PNB कर्मचारियों को रिश्वत दी। LOU एक प्रकार की गारंटी है जो बैंक ग्राहकों को विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए मदद करती है, लेकिन यहां इस मामले में ये LOU अवैध रूप से जारी किए गए थे और PNB प्रणाली में एक कमजोरी थी, जिसके कारण इस धोखाधड़ी पर किसी का ध्यान नहीं गया। PNB की कोर बैंकिंग प्रणाली का उपयोग बैंक के भीतर लेन देन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है और स्विफ्ट नेटवर्क इज ए ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम। बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन की जानकारी सुरक्षित रूप से भेजते थे और दोनों के बीच एक अंतर था। आमतौर पर जब एक LOU जारी किया जाता है तो उसे PNB प्रणाली में दिखना चाहिए, लेकिन इस डिस्कनेक्ट के कारण रिश्वत देकर नीरव मोदी को जो एक LOU मिलता है वह नहीं दिखता है, तुरंत बैंक की आंतरिक प्रणाली में दिखाई देते हैं और इससे एक ही LOU को बिना ध्यान में आए धोखाधड़ी से कई बार फिर से जारी करने की अनुमति मिल जाती है। LOU आमतौर पर केवल 90 दिनों के लिए वैध होता है, लेकिन यहाँ इस मामले में बैंक कर्मचारियों ने इसे छुपाने के लिए उनकी मदद की, इसलिए ये अनधिकृत LOU वर्षों तक जारी रहे, जिससे नीरव मोदी को बड़ी रकम उधार लेने और स्थानांतरित करने में मदद मिली। इसलिए PNB प्रणाली में एक छोटे से टेक्निकल डिस्कनेक्ट के कारण उन्हें 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और अब आते हैं अपने स्कैम नंबर 10 पर, प्रसिद्ध हर्षद मेहता घोटाला। तो हर्षद मेहता 1992 में एक स्टॉक ब्रोकर था जो शेयर बाजार में हेर फेर करके प्रसिद्ध हुआ और शेयर बाजार की कीमतों को ऊपर उठाने में उसके प्रभाव के कारण उसे बिग बुल का नाम भी दिया गया। अब यह घोटाला कैसे हुआ? उस समय भारत में बैंक केवल दलालों के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते थे और हर्षद मेहता ने बैंकों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया और यहीं पर उन्होंने सिस्टम में हेर फेर किया। नंबर 1, रेडी फॉरवर्ड डील। मेहता ने बैंकों के बीच रेडी फॉरवर्ड डील नामक लेन देन की व्यवस्था करने की मदद की, जो शॉर्ट टर्म लोन की तरह है, जहां एक बैंक दूसरे बैंक को सिक्योरिटी उधार देगा। और नंबर 2, फंड को डाइवर्ट करना। बैंकों के बीच सीधे पैसे भेजने की बजाय वह बैंकों के पैसे को अस्थायी रूप से अपने खाते में ट्रांसफर करने के लिए मना लेता था और उसने बैंकों को इसके बदले में उच्च रिटर्न का वादा भी किया। और नंबर 3, शेयरों में निवेश। बैंकों से प्राप्त धन का उपयोग करके मेहता ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मात्रा में कुछ स्टॉक खरीदे, इससे मांग बढ़ी और स्टॉक की कीमतें बढ़ गईं। और नंबर 4, आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाई गई कीमतें। जैसे जैसे मेहता ने इन शेयरों में अधिक पैसा डाला, उनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं। उदाहरण के लिए सीमेंट कंपनी ACC के शेयरों की कीमतें कुछ ही महीनों में 200 रुपए से 9,000 रुपए तक पहुंच गईं। और नंबर 5, लाभ पर बेचना। अब कीमतें बढ़ गई हैं, वह उन सभी बढ़े हुए शेयरों को बेच देगा और भारी मात्रा में पैसा कमाएगा। अब वो पैसा लौटाएगा जो उसने बैंकों से उधार लिया था और इस प्रक्रिया में उसे भारी मात्रा में लाभ हुआ है। ये घोटाला तब उजागर हुआ जब भारतीय स्टेट बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कमी देखी, जिसके बाद अंततः जांच हुई। तब पता चला कि मेहता ने स्कीम का इस्तेमाल करके 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की थी। अगस्त 2092 में एक बार जब ये घोटाला सामने आया तो पूरा शेयर बाजार ढह गया। इट लॉस्ट 72% ऑफ इट्स वैल्यू एंड एंटर्ड इन पीरियड ऑफ डिक्लाइन, जो पूरे 2 साल तक चला। कई निवेशकों और बैंकों को भारी नुकसान हुआ और इस एक घटना के बाद भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किए गए। अब भारत का सबसे बड़ा घोटाला हमारे सामने कुछ कठिन सवाल छोड़ गया है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे हो गई और किसी को पता भी नहीं चला? लोगों के पैसों की सुरक्षा कहां थी और कुछ लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकते हैं जिससे लाखों आम लोग प्रभावित हुए? ये घोटाले हमें उस प्रणाली की ताकत पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं जिस पर हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी है।
क्या बैंक और वित्तीय संस्थान वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या सचमुच उनका शोषण करना इतना आसान है? ऐसा होने से रोकने के लिए कोई इतनी बारीकी से निगरानी क्यों नहीं कर रहा? और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वे इतने लंबे समय तक इसे छुपाने में कैसे कामयाब रहे? ये सिर्फ लालच की कहानियां नहीं है, ये सिस्टम में गहरी समस्याओं को उजागर करते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें सख्त कानून और अधिक पारदर्शिता की जरूरत है। याद रखें, यदि हम अतीत से नहीं सीखते हैं तो हम भविष्य में भी वही गलतियां दोहराते रहेंगे। अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ जानकारी मिली हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।